अच्छा तो डियर फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस और सेक्शन 10 एग्जामिशन के केस लॉज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ नए एडिशंस जो कि इंस्टीट्यूट ने मई 2023 के स्टेटूटरी अपडेट्स में भी कुछ केसेस दिए हुए हैं, जो कि इसमें से भी शायद एक केस है आपका रिलायंस एनर्जी का, जो कि इंस्टीट्यूट ने मई 23 के स्टेटूटरी अपडेट में भी दिया हुआ है। सो रिलायंस एनर्जी वाला जो केस है, केस लॉ है, डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब डियर एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता, बट रिलायंस एनर्जी वाले केस लॉ में से आराम से 4 से लेकर 6 नंबर का क्वेश्चन इस केस लॉ के बेसिस पे ड्राफ्ट हो सकता है। तो आप उस वाले केस लॉ को बहुत ध्यान से देख कर जाओ, जो हम आपके साथ बहुत अच्छे से भी करने भी वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस एंड सेक्शन 10 एग्जामिशन। अच्छा तो इसमें जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 6A के मींस डिडक्शंस को अगर आपको क्लेम करना है, खास तौर पे हेडिंग सी को, तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो कि उसको गाइड करते हैं कि आप वो डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले है मतलब सेक्शन 80A1, दूसरा है 80A2, थर्ड है 80AB, चौथा है 80IA1 और पांचवा है 80IA5। सर ये क्या है? अगर आप चैप्टर 6 से हेडिंग सी के डिडक्शंस को क्लेम करना चाहते हैं तो ये 5 बहुत 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 इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सेक्शन 80A1 क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। ये कहता है साहब मींस डिडक्शन वुड बी अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। मतलब ये हुआ कि अगर आप चैप्टर 6 से हेडिंग सी के डिडक्शंस को क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी? फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। मतलब ये हुआ कि आपको पहले अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। ये सेक्शन 80A1 की रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। सवाल बनता है सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम आपके सारे के सारे हेड ऑफ इनकम का कॉम्बिनेशन होता है आफ्टर कंसिडरिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को कंसिडर करने के बाद पांचों हेड के इनकम का जो सम टोटल आता है दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर हम चैप्टर 6A के मींस डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर आपका निकल जाता है टोटल इनकम, फिर आपका निकल जाता है टोटल इनकम। अच्छा अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि साहब मैं ना एक बिजनेस कर रहा हूं, और ना मैं ना 2 बिजनेसेस कर रहा हूं। सर अभी तो आपने कहा कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा मैं साहब 2 प्रकार के बिजनेस कर रहा हूं। आई एम डूइंग 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक जो मतलब बिजनेस है मेरा, लेट्स से B1, दैट इज लेट्स से एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस किस चीज का? लेट्स से इसका जो प्रॉफिट है ये लेट्स से कि सेक्शन 80IA में हम उसका एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं लेट्स से। और लेट्स से मेरा जो बिजनेस 2 है दैट इज द नॉन एलिजिबल बिजनेस, किसका जो प्रॉफिट है इस पे मुझे रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा अब लेट्स से कि मेरे एलिजिबल बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है, लेट्स से मेरे एलिजिबल बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है, एनी प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो साहब मेरा ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, उस पर तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना। बट अगर मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा तो मुझे उस पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बट लेट्स से कि अगर मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस में कोई लॉस होता है, तो डियर फ्रेंड्स सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपको जो है वो चैप्टर 6A के डिडक्शंस मिलेंगे, बट किससे मिलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। और ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आफ्टर कंसीडरिंग द सेट ऑफ एंड द क्लबिंग प्रोविजंस। तो अगर मैं पीजीबीपी हेड की बात करूं तो पीजीबीपी हेड में मेरे पास 2 प्रकार के बिजनेसेस हैं, एक में प्रॉफिट है, दूसरे में लॉस है। तो क्या मुझे इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करना पड़ेगा? क्या मुझे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 70? हाँ सर, आपको इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन मतलब 70। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कहां पे नहीं होती? डियर फ्रेंड्स, पीजीबीपी में 2 ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं होती है। एक होती है स्पेसिफाइड मतलब बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD और दूसरा होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसके अलावा पीजीबीपी में आपको इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको पीजीबीपी में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक बात है। अच्छा तो सेक्शन 80A यही तो सेक्शन 80 सबसेक्शन मतलब सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 यही कह रहा है कि आपको जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी और उस ग्रॉस टोटल इनकम से फिर आप जो है वो चैप्टर 6A के डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब द डिडक्शंस वुड बी अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएट दैट इज आफ्टर कंसीडरिंग द सेट ऑफ एंड क्लबिंग।
तो मैं अगर आपको पीजीबीपी के सॉर्ट ऑफ, अगर मैं आपको पीजीबी हेड में मतलब सेट ऑफ की बात थोड़ा सा मैं आपके साथ अगर वो करूं, तो देखेंगे लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ बिजनेस। एक्सेप्शन क्या क्या है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस और सेक्शन 35A बिजनेस। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो हो गया साहब सेम सोर्स। अब अगर हम बात करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट की, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या कहता है? लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी। अगर आपकी पीजीबीपी की लॉस है उसको आप बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी एज पर सेक्शन 72। ठीक बात है। और फिर मतलब सेट ऑफ के लिए फिर आपको जो है साहब वो सेक्शन 72 में आपको प्रोविजंस आपको मतलब दिए गए हैं कि आप इसे सेट ऑफ आप इसे मतलब कैरी फॉरवर्ड करके आप इसे मतलब सेट ऑफ आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने देखा सेक्शन 80A1 जो आपको कहता है कि अगर आप चैप्टर 6A के मतलब डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन 80A2 द एग्रीगेट मीन्स डिडक्शन अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो डियर ये बात आपको पता है कि आप मैक्सिमम कितना चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सर हम मैक्सिमम अपने ग्रॉस टोटल इनकम तक हम क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 6A के डिडक्शन की वजह से आपका पहली बात तो कोई लॉस नहीं आ सकता, दूसरा आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप उसे उसी प्रीवियस ईयर में आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस चीज को क्लैरिफाई करता है सेक्शन 80A सबसेक्शन 2 जो कहता है कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम से मतलब डिडक्शन ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम तक उसको कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक बात है। आगे आते हैं सेक्शन 80AB दी डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द नेट इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस को कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको अपने एलिजिबल बिजनेस का सबसे पहले नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए जितने भी एलिजिबल डिडक्शंस वगैरह आपको अलाउड होते हैं, एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, सब कुछ को माइनस करके आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस नेट प्रॉफिट से फिर आप अकॉर्डिंगली चैप्टर 6A के डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। ये बात भी हो गई। अच्छा, अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे साहब, एक है सेक्शन 80A5 और दूसरा है सेक्शन मतलब सेक्शन 80IA1 और दूसरा है 80IA5। और ये दोनों सेक्शंस एक्सक्लूसिवली अप्लाई करते हैं चैप्टर 6A हेडिंग C के डिडक्शंस के लिए। आपको पता है डियर फ्रेंड्स की सेक्शंस की चैप्टर 6A हेडिंग C में बहुत सारे आपको मतलब सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज के लिए डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, मींस प्रॉफिट्स पे। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन। ठीक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन 80IA की बात करें, तो सेक्शन 80IA कहता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इन्वॉल्व हैं, सर मैं किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकता हूं? लेट्स से कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कोई कंस्ट्रक्शन में या ऑपरेशन में या मेंटेनेंस वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आपको 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक 100% प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये बात कहता है सेक्शन 80IA1। अच्छा, एक और मतलब छोटी सी बात, सेक्शन 80IA में सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस नहीं है, और भी कुछ प्रकार के आपको मतलब बिजनेसेस मतलब दिए गए हैं जो कि आपको सेक्शन 80IA4 में दिए गए, ये बात आपको पता है। बट सेक्शन 80IA1 कहता है कि साहब जो भी आपके एलिजिबल मतलब बिजनेस होते हैं उसका 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं फॉर एनी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। और डियर फ्रेंड्स ये आपका स्टार्ट कब से होता है? जनरली ये स्टार्ट कब से होता है? फ्रॉम द ईयर ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन और द कमर्शियल ऑपरेशन। इसकी हम आपके साथ थोड़ी देर में मतलब बात करेंगे। अच्छा, सेक्शन इसी में साहब सेक्शन 80IA सबसेक्शन 5 है, सेक्शन 80IA सबसेक्शन 5 है जो कहता है कि अगर आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस को क्लेम कर रहे हैं तो एलिजिबल बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ बिजनेस for the SSC। Eligible business shall be considered as the only source of business for the SSC। तो सेक्शन 80IA5 इस बात को इंश्योर मतलब करने के लिए था कि आप अपने नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट्स का भी डिडक्शन सेक्शन 80IA में या आप किसी और मतलब सेक्शन में क्लेम न कर लें। इस बात को इंश्योर करने के लिए सेक्शन 80IA5 को भी एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो मैंने आपके साथ बैकग्राउंड की सारी बातें कर ली हैं। अब आते हैं हमारे मुद्दे पे कि साहब हमने आपके साथ डियर ये सारी बातें क्योंकि हमें आपके साथ एक केस लॉ देखना है जिसका नाम है CIT वर्सेस रिलायंस एनर्जी
लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस वाले केस में क्या हुआ, मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से देखेंगे। एसएससी हैज अ प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। यहाँ पे साहब एसएससी के एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट था और नॉन एलिजिबल बिजनेस से लॉस था। तो क्या इस बात को आप समझ पाए? एसएससी यहाँ पे दो तरीके के बिजनेस कर रहा था, एक था एलिजिबल बिजनेस, दूसरा था नॉन एलिजिबल बिजनेस। अब यहाँ पे हुआ क्या, बहुत ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ साहब कि मेरा जो एलिजिबल बिजनेस है इसमें मेरा प्रॉफिट है, लेट्स से मेरा प्रॉफिट है 100 लाख रुपीस, और मेरा लेट्स से एक नॉन एलिजिबल बिजनेस है, इसमें मेरा लेट्स से लॉस है रुपीज 50 लाख रुपीज लेट्स से। अच्छा, अब मुझे बताएंगे अगर मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है, अगर मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है और यदि मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस का लॉस है, तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से मुझे सोच के बताएंगे बीइंग एन एसएससी मैं क्या चाहूंगा। बीइंग एन एसएससी में ये चाहूंगा कि यार मैं ना अपने एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से अपने नॉन एलिजिबल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं करूं। मैंने जो कहा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर मेरे एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट है, मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस में लॉस है, तो मैं बीइंग एन एसएससी में ये चाहूंगा कि मैं अपने नॉन एलिजिबल बिजनेस के लॉस को अपने एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ ना करूं। मैंने सर ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं डियर ऐसा इसलिए चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एलिजिबल बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट होने वाला है। जो मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है साहब वो तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट होने वाला है। मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट जो है, लेट्स से मेरे एलिजिबल बिजनेस में 100 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, ये तो ऑलरेडी जो है वो सेक्शन 80 आईए में एग्जेम्प्ट होने वाला है 10 सालों तक, तो इसमें तो मुझे कोई टैक्स देना ही नहीं। हाँ, मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस का जो लॉस है मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। इवन कैरी फॉरवर्ड छोड़ दें, मैं इस नॉन एलिजिबल बिजनेस के लॉस को अपने बाकी हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता हूं सेक्शन एज पर सेक्शन 71 एक्सेप्ट सैलरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोनों हाथ घी में चले गए साहब। आर यू गाइस गेटिंग? कैसे? क्योंकि मैं अपने एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट में मुझे कोई टैक्स नहीं देना एज पर सेक्शन 80 आईए, क्योंकि साहब वो 100% प्रॉफिट जो है वो मेरे 10 साल तक एग्जेम्प्ट है सेक्शन 80 आईए 1। आर यू गाइस गेटिंग? और दूसरा कि मेरा जो नॉन एलिजिबल मतलब बिजनेस है, इसका जो लॉस है, इस लॉस को मैं अपने बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं एक्सेप्ट सैलरी। और लेट्स से अगर मैं कोई कंपनी हूं तो मेरे हैंड में साहब सैलरी की इनकम तो होगी भी नहीं, मतलब ये हुआ कि मैं इसको अपने बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं। और जो मेरा सेट ऑफ लेट से नहीं हो सका इसको मैं सेक्शन 72 के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता हूं फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? तो अगर मैं एसएससी हूं तब तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर मेरे एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट है और अगर मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस में लॉस है, तो मैं किसी भी कीमत में उस नॉन एलिजिबल बिजनेस के लॉस को एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करूं। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? और बहुत ध्यान से डियर, और मैं क्या चाहूंगा कि मैं इस एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट में सेक्शन 80 आईए का डिडक्शन क्लेम कर लूं, 80 आईए का डिडक्शन क्लेम कर लूं। ठीक बात है। पर जैसे मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेट्स से मैं एसएससी हूं, मैं जैसे ऐसा करना चाहूंगा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? आइए चेक करते हैं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? आइए चेक करते हैं। मेरा केस स्क्रूटनी में चला गया, ये साहब हमारे असेसिंग ऑफिसर है, ये हमारे असेसिंग ऑफिसर है। ठीक बात है साहब, ये हमारे असेसिंग ऑफिसर। इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बताएं साहब क्या हुआ। मैंने कहा सर जी मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट था, मैंने उस एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट में सेक्शन 80 आईए का डिडक्शन क्लेम कर लिया। असेसिंग ऑफिसर कहेंगे कि साहब आप अपने सीए से मिलाओ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। आपके पास एक नॉन एलिजिबल मतलब बिजनेस भी था जिसमें आपका लॉस था। तो मैंने कहा कि साहब उसका लॉस रहने दो ना, उसका लॉस मैं अपने बाकी बिजनेसेस के प्रॉफिट से उसका लॉस मैं अपने बाकी हेड ऑफ इनकम के इनकम से सेट ऑफ मतलब कर लूंगा, और अगर वो सेट ऑफ नहीं हो सकता तो मैं इस लॉस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, उसको रहने दो। आप तो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बिजनेस की बात करो। असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि अपने सीए को बुलाओ, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। और अगर साहब आपके सीए ने आपको ये करने को कहा है तो हमें उनकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी, आर यू गाइस गेटिंग? सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपका सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 क्या कहता है डियर? 80A सबसेक्शन 1 क्या कहता है डियर? बहुत ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है रिलायंस एनर्जी का 2022 का सुप्रीम कोर्ट का। अब डियर अब इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली अब क्या क्वेश्चंस एग्जाम में लेकर आएगा नोबडी नोस, बट हमें तो हमारी प्रिपरेशन 100% करके जानी पड़ेगी। अच्छा,
सेक्शन 80A1 क्या कहता है कि साहब आपको चैप्टर 6 से हेडिंग सी में डिडक्शंस अलाउड होंगे फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। इसका मतलब आपको अपने पीजीबीपी हेड की इनकम, आपको अपने अदर सोर्सेस की इनकम, आपको अपने कैप गेन की इनकम और आपको अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लेकर जानी पड़ेगी। जो क्योंकि आप एक कंपनी एसएससी हो तो आपकी सैलरी हेड की इनकम तो आएगी नहीं, ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने पीजीबीपी हेड की इनकम लेकर जानी पड़ेगी। पीजीबीपी हेड की इनकम का मतलब हुआ कि पीजीबीपी हेड में अगर कोई इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होनी है तो उस एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट को अपने नॉन एलिजिबल बिजनेस के लॉस के साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 70। Are you guys getting? क्यों? क्योंकि इसके बाद ही फिर आप अपनी पीजीबीपी हेड की इनकम निकालोगे, इसके बाद ही आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे, जो कि रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 80IA1 फॉर द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? तो मैंने कहा कि चलें सर जी, आपकी बात तो सही है, इसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कह सकते, बट सवाल बनता है कि चलें ये बात तो ठीक है, बट सवाल बनता है कि मैं चैप्टर 6 से हेडिंग सी के हिसाब से मैं कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, मैं कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। अब ये सवाल इसलिए यहां पे हुआ डियर क्योंकि मैं आपको ना 3 प्रोविजंस बताना चाहता हूं। मैं आपको बेसिकली 3 प्रोविजंस बताना चाहता हूं, और वो 3 प्रोविजंस कुछ इस प्रकार है, मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, पहला प्रोविजन है साहब 80IA1, दूसरा प्रोविजन है 80IA5 और तीसरा प्रोविजन है 80A2। तीसरा प्रोविजन है 80A2। अच्छा, सेक्शन 80IA1 क्या कहता है कि आप अपने एलिजिबल बिजनेस का 100% प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फॉर 10 ईयर्स, ठीक बात है। 80IA5 क्या कहता है कि अगर आप कोई मतलब डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो वो आप सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बिजनेस का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर मैं 80IA1 और 80IA5 को एक साथ पढ़ूं तो इन दोनों को एक साथ पढ़ के इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है कि मैं अपने सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बिजनेस का, मैं अपने सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल मतलब बिजनेस का 100% प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, 100% प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। 100% प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, ठीक बात है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां पे लिख दूं, 100% डिडक्शन मतलब 100% प्रॉफिट का डिडक्शन, 100% प्रॉफिट का डिडक्शन, 100% प्रॉफिट का डिडक्शन। आई होप आप हिंदी से कंफर्टेबल हैं। अच्छा, बट अगर मैं साथ में फिर 80A2, अगर मैं साथ में सेक्शन 80A सबसेक्शन 2 अगर मैं मतलब देखूं तो वो क्या कहता है कि आपके चैप्टर 6A का टोटल डिडक्शन, आपके चैप्टर 6A का टोटल डिडक्शन या आपके ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कांट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसएससी। तो डियर अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखना चाहेंगे तो इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सर कैसे? अगर मैं आपको इसी एग्जांपल के तहत दिखाना चाहूं तो मेरे एसएससी का एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 100 लाख रुपीस। तो अगर मैं इस 100 लाख रुपीस के प्रॉफिट को सेक्शन 80IA1 और 80IA5 के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो साहब मैं तो पूरा 100 लाख रुपीस का प्रॉफिट क्लेम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 80IA1 रीड विद सेक्शन 80IA5 क्या कहता है कि आप अपने एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट का 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब मैं 100 लाख रुपीस का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। किसी को बात समझ आई? बट जैसे मैं सेक्शन 80A2 पढ़ता हूं वो क्या कहता है कि चैप्टर 6A का मतलब में आपको मैक्सिमम आपको ग्रॉस टोटल इनकम तक का ही डिडक्शन अलाउड होगा। मैक्सिमम आपको ग्रॉस टोटल इनकम तक ही आपको डिडक्शन अलाउड होगा। और ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आफ्टर है द इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम आफ्टर कंसिडरिंग द लॉसेस वगैरह सब कुछ कंसिडर करते हुए। तो सर कहना क्या चाहते हो, इतना टाइम पास क्यों करा दिया? तो डियर हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जो चैप्टर 6 से हेडिंग सी में, आपको जो चैप्टर 6 से हेडिंग सी में जो डिडक्शन अलाउ होगा वो इन दोनों का लोअर होगा, वो इन दोनों का लोअर होगा, वो इन दोनों का लोअर होगा। मतलब किसका किसका लोअर? या तो 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल मतलब बिजनेस, या फिर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, या फिर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो अगर आप मेरे साथ साथ देखना चाहें तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। अच्छा, द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एसएससी फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 80IA4, क्योंकि 80IA4 में आपको दिया गया है कि कौन कौन से मतलब बिजनेसेस आप कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80IA टू क्लेम द डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80IA1 रीड विद सेक्शन 80IA5, ठीक बात है। अच्छा,
रिप्रेजेंट्स इनकम फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन 80IA एंड इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। चलिए ये बात हो गई। द डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80IA कुड नॉट बी लिमिटेड टू इनकम अंडर द हेड PGBP। ये बात क्यों हुई, हम आपके साथ बात करते हैं। अराइव्ड बाय सेटिंग ऑफ द लॉसेस फ्रॉम द नॉन एलिजिबल बिजनेस एंड इट मे गो बियॉन्ड द इनकम फ्रॉम PGBP but shall in no case exceed the profits of such eligible business and the gross total income of the SSC। मतलब ये हुआ कि साहब आपको चैप्टर 6 से हेडिंग सी में जो भी डिडक्शन मिलेगा वो 2 का लोअर होगा, वो 2 थ्रेशोल्ड का लोअर होगा। पहला थ्रेशोल्ड क्या था, अगर आप यहां देखें तो पहला क्या था कि 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन 80IA 1 और सेक्शन 80IA 5। और मतलब सेकंड क्या है कि द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, और ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन 88 2। तो यही बात साहब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, बट इन नो केस एक्सीड द प्रॉफिट्स ऑफ सच एलिजिबल मतलब बिजनेस। और ये बात आपको कौन कहता है, 80IA 1 रीड विद सेक्शन 80IA 5 एंड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी सेक्शन 88 2। तो सर ये बात तो आपने थ्योरेटिकली आपने बता दी, इसका कोई एग्जांपल तो दो। तो डियर हमने ना अपने बुक्स में इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें इलस्ट्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द अबव रूलिंग, तो ये रूलिंग कौन सी है, ये है बेसिकली रिलायंस एनर्जी की रूलिंग। सो दिस इज आवर मेन बुक्स। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर मेन बुक। तो फिर अगर मेरे साथ साथ अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें तो एक मान लीजिए कि मतलब कंपनी है जो 2 प्रकार के बिजनेसेस कर रही है। यूनिट 1 एलिजिबल बिजनेस है और यूनिट 2 आपकी नॉन एलिजिबल बिजनेस है। यूनिट 1 का प्रॉफिट है 50 लाख रुपए, यूनिट 2 का लॉस है 20 लाख रुपए। यूनिट 1 का प्रॉफिट है 50 लाख रुपए, यूनिट 2 का लॉस है 20 लाख रुपए। अब बीइंग एन एसएससी मैं तो ये चाहूंगा साहब कि मुझे ना यूनिट 1 के प्रॉफिट का 100% मीन्स डिडक्शन मिल जाए और यूनिट 2 के लॉस को मुझे सेट ऑफ करने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि ये जो लॉस है ये मैं अपने बाकी हेड्स ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूं और मैं इसको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर में एडजस्ट करूंगा, तो फिर मुझे हर जगह फायदा ही फायदा है। आर यू गाइस गेटिंग? बट यहाँ पे सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 आ गया और सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 कहता है कि साहब ऐसा नहीं चलेगा। आपको ना अगर आपको चैप्टर 6A के मतलब डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो सबसे पहले आपको अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा और उस ग्रॉस टोटल इनकम को निकालने के लिए आपको इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 70 कहता है कि आप पीजीबीपी में इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड आप एडजस्टमेंट मतलब कर सकते हैं। तो मेरे तो इसकी वजह से साहब मेरा जो पीजीबीपी हेड की जो इनकम बनी वो बनी 30 लाख रुपए। मेरे पीजीबीपी हेड की इनकम बनी 30 लाख रुपए। अच्छा, चूंकि इन्होंने कहा है कि अदर इनकम मेरी है निल, अदर इनकम केस 1 में है निल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पीजीबीपी हेड की इनकम है 30 लाख रुपए और मेरी अदर इनकम है निल, तो इसका मतलब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 30 लाख रुपए। अगर मैं चैप्टर 6A का डिडक्शन आइडेंटिफाई करूं तो चैप्टर 6A का मीन्स डिडक्शन जो होता है साहब वो 2 चीज का लोअर होता है, वो 2 अमाउंट का लोअर होता है। पहला कौन सा, प्रॉफिट्स ऑफ एलिजिबल बिजनेस। मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 50 लाख रुपए। प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस मेरा 50 लाख रुपए है और दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, और मेरा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 30 लाख रुपए, क्योंकि 50 लाख माइनस 20 लाख मतलब 30 लाख रुपए। अच्छा, क्योंकि मेरी मतलब क्योंकि मेरे पास और कोई अदर इनकम तो है नहीं, तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है 30 लाख रुपए। तो इन दोनों का लोअर मीन्स मुझे चैप्टर 6 में मतलब डिडक्शन कितना मिलेगा, 30 लाख रुपए, मीन्स इन दोनों का लोअर। अच्छा, सेकंड केस, लेट्स से कि साहब मेरी ना अदर इनकम आती है लेट्स से 10 लाख रुपए की, ठीक बात है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरी अदर इनकम आती है 10 लाख रुपीज की, तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम ना 30 लाख से बढ़ के हो गया 40 लाख रुपीज, क्योंकि 30 लाख रुपीज पीजीबीपी और 10 लाख रुपीज अदर सोर्सेस की इनकम। तो अगर आप देखें तो मेरी जो पीजीबीपी इनकम हो गई वो हो गई 30 लाख रुपए और मेरे अदर सोर्सेस मींस डिविडेंड इनकम हो गई 10 लाख रुपए, मतलब मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम है डेट बिकम 40 लाख रुपीज। अगर मैं चैप्टर 6A का मतलब डिडक्शन आइडेंटिफाई करूं तो अगेन 2 चीजों का लोअर, और वो 2 चीजें कौन सी है, सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल मतलब बिजनेस, और मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट तो 50 लाख रुपए है और साथ में ग्रॉस टोटल इनकम, बट मेरी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे कितनी आती है, 40 लाख रुपए, मीन्स 50 लाख और 40 लाख, तो मुझे दोनों में से लोअर मतलब मुझे कितना मिलेगा, 40 लाख रुपए का डिडक्शन, ठीक बात है। तीसरा केस, लेट्स से कि साहब अगर मेरी मतलब डिविडेंड इनकम आती है 30 लाख रुपए, तो क्या होगा, अगर डियर फ्रेंड्स मेरी डिविडेंड इनकम आती है 30 लाख रुपए, तो मेरे अदर सोर्सेस की इनकम कितनी बन गई,
अदर सोर्सेस इनकम बन गई 30 लाख रुपए। पीजीबीपी की इनकम तो मेरी मतलब 30 लाख रुपीज ही रहेगी, क्योंकि मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है और मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस का लॉस है, तो मेरे पीजीबीपी हेड की इनकम तो 30 लाख रुपए रहेगी। तो इसका मतलब मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई वो बन गई 60 लाख रुपए, जिसमें से 30 लाख रुपए मेरे पीजीबीपी हेड की इनकम है और 30 लाख रुपए मेरे अदर सोर्सेज हेड की इनकम है। तो इसका मतलब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 30 लाख प्लस 30 लाख मतलब 60 लाख रुपए। अगर मैं चैप्टर 6A का डिडक्शन आइडेंटिफाई करने का प्रयास करूं तो साहब चैप्टर 6A का मींस डिडक्शन जो होगा वो दो चीजों का लोअर होगा, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस, और मेरे एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट 50 लाख रुपए है, और दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम जो मेरा 60 लाख रुपए है, तो मुझे साहब जो मतलब डिडक्शन मिलेगा दैट वुड बी 50 लाख रुपीस। तो अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो आपको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलेगा वो दो चीजों का लोअर होगा, और वो दो चीजें कौन सी हैं? तो मेरे साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? द प्रॉफिट्स ऑफ सच एलिजिबल मतलब बिजनेस की उस एलिजिबल मतलब बिजनेस से आपने प्रॉफिट कितना कमाया, पहला तो वो है, और दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो इन दोनों का लोअर आपको मैक्सिमम चैप्टर 6A में डिडक्शन मिल जाएगा। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑफ सीआईडी वर्सेस रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, जो कि साहब आईसीआई ने भी, सी इंस्टीट्यूट ने भी 2022 के स्टेट्यूटरी अपडेट विच इज एप्लीकेबल फॉर मे 2023 उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बहुत सारा हमारा टाइम लग गया इसमें। डियर एक और केस लॉ है जिसका नाम है सीआईटी वर्सेस स्वर्णगिरी वायर इंसुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले केस में और रिलायंस एनर्जी के केस में एक फंडामेंटल अंतर था। इस वाले केस में क्या हुआ, जैसे अगर आपको याद हो डियर, तो अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो रिलायंस एनर्जी वाले केस में क्या था? रिलायंस एनर्जी वाले केस में था कि हमारा एलिजिबल बिजनेस था वो प्रॉफिट में था, और हमारा नॉन एलिजिबल मीन्स बिजनेस जो था वो लॉस में था। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने कहा और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर आप यहाँ पे चैप्टर 6A मतलब डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपने एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट को नॉन एलिजिबल बिजनेस के लॉस से पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चैप्टर 6A का मतलब मतलब ये वाक्य साहब आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। ठीक बात है। स्वर्णगिरी वायर इंसुलेशंस के केस में इसका मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपके एलिजिबल बिजनेस में लॉस है और नॉन एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट है। एलिजिबल बिजनेस में लॉस है, नॉन एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट है। अब मुझे एक बात सोच के बताएं, लेट्स से कि मैं दो बिजनेसेस करता हूं, एक है मेरा एलिजिबल बिजनेस और दूसरा है मेरा नॉन एलिजिबल बिजनेस। अब लेट्स से साहब एलिजिबल बिजनेस में मेरा लॉस आ गया और नॉन एलिजिबल बिजनेस में मेरा प्रॉफिट आ गया, तो मैं क्या चाहूंगा कि सर जी एलिजिबल बिजनेस का लॉस है तो उस लॉस तो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट पे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उसका लॉस भी सच मेरे किसी काम का नहीं है। बट हाँ, नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट पे मुझे टैक्स देना पड़ सकता है। तो मैं बीइंग एन एसएससी में क्या चाहूंगा कि मैं अपने एलिजिबल बिजनेस के लॉस को नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लूं। मैं अपने एलिजिबल बिजनेस के लॉस को नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लूं। बीइंग एन एसएससी तो मैं यही चाहूंगा साहब, बीइंग एन एसएससी तो मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने एलिजिबल बिजनेस के लॉस को अपने नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लूं। एंड इट इज एज पर सेक्शन 80A1, और ये साहब सेक्शन 80A1 के हिसाब से भी है, और ये सेक्शन 80A1 के हिसाब से भी, क्योंकि सेक्शन 80A1 कहता है, बहुत ध्यान से, क्योंकि सेक्शन 80A1 कहता है कि साहब अगर आप चैप्टर 6A डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हो तो आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम से करोगे, और ग्रॉस टोटल इनकम आप तभी निकालोगे जब आपने सारे के सारे सेट ऑफ्स वगैरह कंसिडर कर लिए हैं। आर यू गाइस गेटिंग? क्या किसी को बात समझ आई? तो बीइंग एन एसएससी तो मैं ये चाहूंगा ना कि मैं अपने एलिजिबल बिजनेस के लॉस को अपने नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लूं, ताकि मेरा नॉन एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाए और मुझे इस पे कम टैक्स देना पड़े। असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं साहब ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। क्यों? अगर आप अपने एलिजिबल बिजनेस के लॉस को नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे तो आप सेक्शन 80IA5 का वायलेशन करोगे। मैंने कहा सर वो कैसे? क्योंकि सेक्शन 80IA सब सेक्शन 5 कहता है कि चैप्टर 6A के डिडक्शन के लिए, चैप्टर 6A के लिए आपका एलिजिबल बिजनेस जो होगा ये कंसिडर किया जाएगा एज द ओनली सोर्स ऑफ बिजनेस, एज द ओनली सोर्स ऑफ बिजनेस। और आप अपने एलिजिबल बिजनेस के लॉस को नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करके आप चैप्टर 6A के डिडक्शन को नॉन एलिजिबल बिजनेस तक एक्सटेंड करना चाह रहे हो। ये कहते हुए असेसिंग ऑफिसर ने मुझे ये सेट ऑफ डिनाई कर दिया। मामला चला गया सर जी कोर्ट के पास, कर्नाटका हाई कोर्ट के पास, और केस का नाम है स्वर्णगिरी
वायर इंसुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका हाई कोर्ट। अच्छा, यहां पे कोर्ट ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर, जैसे एलिजिबल बिजनेस में लॉस आ गया, जैसे एलिजिबल बिजनेस में एसएससी का लॉस आ गया, चैप्टर 6 के डिडक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। जैसे असेसिंग ऑफिसर, जैसे एसएससी के एलिजिबल बिजनेस में लॉस आ गया, एसएससी के चैप्टर 6 से डिडक्शन की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सर जी आपके पास तो कोई प्रॉफिट एलिजिबल बिजनेस का है ही नहीं जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई मतलब डिडक्शन वगैरह मिलेगा। तो अब हुआ क्या, एलिजिबल बिजनेस में लॉस है, मतलब आपका कोई प्रॉफिट तो है नहीं, तो आपको चैप्टर 6 से तो क्लेम ही नहीं करना। अगर आपको चैप्टर 6 से क्लेम ही नहीं करना तो फिर ATIA 5 कहां से आ गया? आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब इस साल तो ATIA 5 अप्लाई नहीं करेगा, पर हाँ सेक्शन 70 तो अप्लाई करेगा, सेक्शन 70 तो अप्लाई करेगा। और सेक्शन मतलब 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 कहता है कि PGBP हेड में अगर एक सोर्स में लॉस है दूसरे में गेन है तो आप उसको आपस में एडजस्ट कर सकते हो। तो हाई कोर्ट ने मुझे उस साल, जिस साल ये लॉस हुआ था, उस साल हाई कोर्ट ने मुझे मेरे एलिजिबल बिजनेस के लॉस को मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट करवा दिया। हाई कोर्ट ने एडजस्ट करवा दिया। बट हाई कोर्ट ने जाने अनजाने में सेक्शन ATIA 5 का वायलेशन कर दिया, जो कहता है कि एलिजिबल बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो हाई कोर्ट ने इसको कंपनसेट करने के लिए क्या कहा, बहुत ध्यान से, हाई कोर्ट ने इसको कंपनसेट करने के लिए क्या कहा कि आपने ईयर वन में जितना अमाउंट सेट ऑफ किया था, आपने ईयर 1 में जितना अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ किया था, ईयर 2 में मींस उसके बाद के साल में आपको उतना अमाउंट जो है वो आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड नहीं होगा। मतलब आपको उतना अमाउंट सेक्शन 80IA के डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड नहीं होगा। क्या किसी को ये बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप दो बिजनेसेस करते हैं, एक है वायर का बिजनेस जो कि आपका है नॉन एलिजिबल बिजनेस, और दूसरा है साहब लेट्स से पावर का बिजनेस जो कि है आपका एलिजिबल बिजनेस। लेट्स से आपको वायर के बिजनेस में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और आपको पावर के बिजनेस में 30 लाख रुपए का लॉस है। अच्छा, मैं एज एन एसएससी चाहता हूं कि मैं अपने पावर के बिजनेस के लॉस को अपने वायर के बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लूं, ताकि मेरे वायर के बिजनेस का प्रॉफिट 20 लाख रुपए हो जाए और मैं उसमें अकॉर्डिंगली 20 लाख रुपए का टैक्स पे कर दूं। असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि यार देखो पावर के बिजनेस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो जब पावर के बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर ATIA का डिडक्शन कहां से आ गया? तो ATIA की तो बात ही खत्म हो गई। बट हाँ सेक्शन 70 तो अप्लाई करेगा ही करेगा, तो सेक्शन 70 अप्लाई करेगा। इसका मतलब पावर का जो 30 लाख रुपए का लॉस है वो आपके वायर के 50 लाख रुपए के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो बिजनेस, आपका जो प्रॉफिट बच गया वो 20 लाख रुपए बच गया। आर यू गाइस गेटिंग? और एसएससी जो वो 20 लाख रुपए पे टैक्स पे कर देगा। असेसिंग ऑफिसर कहता है माय बाप मींस माय लॉर्ड, ये करके आपने सेक्शन ATIA 5 का वायलेशन कर दिया। क्योंकि सेक्शन ATIA 5 क्या कहता है कि साहब चैप्टर 6A के पर्पस के लिए, चैप्टर 6A के मतलब पर्पस के लिए एलिजिबल बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी। और ये करके और ये वाली एक्टिविटी करके आपने जो है वो एलिजिबल बिजनेस के बेनिफिट को नॉन एलिजिबल बिजनेस को भी एक्सटेंड कर दिया। कैसे? एलिजिबल बिजनेस में यहाँ पे कोई बेनिफिट एज सच नहीं था क्योंकि लॉस था, बट हाँ आपने इनडायरेक्टली एसएससी को बेनिफिट दे दिया क्योंकि आपने एसएससी के नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट को 30 लाख से कम कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? हाई कोर्ट को बात समझ आई? तो हाई कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे कि साहब आपने 30 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है अपना, वो आपने मतलब 30 लाख रुपए का जो लॉस है एलिजिबल का, उसको आपने अपने नॉन एलिजिबल के 30 लाख रुपए के प्रॉफिट से माइनस कर दिया। अगले साल आप ATIA में 30 लाख रुपए का कम अमाउंट क्लेम करेंगे डिडक्शन। तो सर जैसे क्या करना चाहते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो? लेट्स से नेक्स्ट ईयर लेट्स से मेरे वायर का बिजनेस का प्रॉफिट है 100 लाख रुपीस और मेरे पावर का प्रॉफिट है 60 लाख रुपए। तो पावर का प्रॉफिट 60 लाख रुपए है, सेक्शन ATIA 1 के हिसाब से मैं 100% जो है साहब वो क्लेम कर सकता हूं डिडक्शन। तो मैं जैसे यहाँ पे 60 लाख रुपए क्लेम करना चाहूंगा, हाई कोर्ट ने कहा था कि 30 लाख रुपए आपने पहले साल क्लेम कर लिए, इस 30 लाख को माइनस करो तो मैं अगले साल कितना का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? 30 लाख रुपए। मीन्स मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट कितनी हुई? 30 लाख रुपए। सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ बेसिकली स्वर्णगिरी वायर्स इंसुलेशन लिमिटेड, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा हाँ, देखेंगे मेरे साथ साथ, द डीमिंग प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन ATIA 5 कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71। और ये ओवरराइड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि साहब
क्योंकि पहले साल में आपका प्रॉफिट ही नहीं है। द सेसी हैड इंकर्ड लॉस इन एलिजिबल बिजनेस, तो डियर अगर आपने एलिजिबल बिजनेस में लॉस इंकर किया तो एलिजिबल बिजनेस में लॉस होने की वजह से आपका तो फिर सेक्शन तो फिर तो उस केस में तो फिर आपका 80IA 5 तो आपका एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब आपका सेक्शन 80IA ही एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि आपके एलिजिबल बिजनेस में लॉस है। अच्छा, Hence, section 80IA becomes insignificant. So this is very important to understand कि साहब आपका section 80IA insignificant हो गया क्योंकि आपका लॉस आ रहा है आपके एलिजिबल बिजनेस में। मुझे बताया ना, section 80IA significant कब होता है? जब मेरे एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट आए, और एलिजिबल बिजनेस में अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं बोलूंगा 80IA को बुलाओ, 80IA को बुलाओ। क्यों? क्योंकि 80IA उस प्रॉफिट पे 100% मुझे क्या दे देगा? डिडक्शन। अब उस एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है, मैं 80IA को बुला के कर क्या लूंगा? किसी को बात समझ आ रही है? अच्छा, it is thereafter section 71 comes into play where the assessee is entitled to set off the losses from one source against another source under the same head of income. Hence the assessee was entitled to the benefit of set off of the loss of eligible business against the profit of the non eligible business. तो यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, जो कि हाई कोर्ट का भी जजमेंट सही है। बट यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने हाई कोर्ट को एक बात कही कि सर आपने ये करके ना 80IA 5 का वायलेशन कर दिया, क्योंकि आपने सर जी आपने जो है वो एलिजिबल बिजनेस के बेनिफिट को नॉन एलिजिबल बिजनेस को भी एक्सटेंड कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। However, once a set off is allowed under section 71 against the income from another source under the same head, a deduction to such extent is not possible in any subsequent assessment. मतलब ये हुआ कि 30 लाख रुपए जो आपको हमने सेट ऑफ अलाउ कर दिया, आप 30 लाख रुपए का जो है साहब वो आगे मतलब अगले साल आप उसका सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 30 लाख रुपए आपने ऑलरेडी जो है साहब मतलब डियर फ्रेंड्स वो क्लेम कर लिया। ठीक है, अच्छा जल्दी से आगे आते हैं। अच्छा देखेंगे मेरे साथ सर, एक हम आपके साथ ना केस लॉ नंबर 45 से पहले ना केस लॉ नंबर 46 और 47 देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेक्शन 80IA IB वगैरह अगर आप मतलब ये हुआ कि अगर आप चैप्टर 6 से हेडिंग सी के डिडक्शंस को अगर आप मतलब देखेंगे तो वहां पे एक बात लिखी हुई है जो कि हर जगह मतलब कॉमन है कि आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस, 100% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। सवाल बनता है कि प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस क्या होता है? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही मल्टीपल मतलब केसेस हैं, जैसे डियर फ्रेंड्स मींस लिबर्टी इंडिया लिमिटेड, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है CIT वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड 2016 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हुआ है कि प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस क्या होता है, क्योंकि लॉ मेकर ने तो कह दिया 100% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस इज अलाउड एज डिडक्शन। तो सवाल बनता है प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस क्या होता है? ठीक बात है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस वो प्रॉफिट होता है जिसका उस बिजनेस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन हो, जिसका उस बिजनेस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन हो, मतलब आपने बिजनेस की वजह से या फिर उस मतलब बिजनेस के लिए आपने उस पैसे को कमाया। मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से, लेट्स से कि मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं, और तो साहब जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं मुझे मतलब प्रॉफिट होगा। अच्छा, उस प्रॉफिट को मैं 100% मान लीजिए कि क्लेम कर सकता हूं एग्जामिशन लेट्स से अंडर सेक्शन 80IA और 80IB समथिंग। अच्छा, तो जो मेरा एक्सपोर्ट प्राइस होगा, जो मेरा एक्सपोर्ट मतलब टर्नओवर होगा, वो मेरा प्रॉफिट होगा जिसको मैं डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम कर सकता हूं। ठीक बात है। लेट्स से कि अगर जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उस एक्सपोर्ट को करने के लिए सरकार ने खुश होके मुझे लेट्स से कस्टम ड्यूटी में ड्रॉबैक दे दिया, रिबेट दे दिया, वो जो रिबेट या फिर ड्रॉबैक आया है ड्यूटी का, क्या वो भी मेरा प्रॉफिट्स है, एलिजिबल फॉर दी डिडक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी इंडिया के केस में कह दिया नहीं, आपको जो कस्टम ड्यूटी का DBK वगैरह मिल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिल रहा है, वो आपका प्रॉफिट्स फ्रॉम दी एलिजिबल बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब आपने ये पैसा अपने कस्टमर से नहीं कमाया, बहुत ध्यान से, आपने ये पैसा अपने कस्टमर से नहीं कमाया, आपने ये पैसा गवर्नमेंट की एक स्कीम से कमाया है, और गवर्नमेंट की स्कीम क्या है कि आप एक्सपोर्ट करो और देश में फॉरेक्स लाओ, क्योंकि डियर आपको पता है ग्लोबल ट्रेड जो है वो फिलहाल जो है डियर वो फॉरेन करेंसी USD में मतलब डिनोमिनेटेड है। तो अगर आपको दुनिया से
अगर कुछ इंपोर्ट वगैरह करना होता है तो आपको अमेरिकन करेंसी देनी पड़ती है। ऑल्दो अब इंडिया जो है वो बहुत सारे मतलब देशों के साथ रुपी ट्रेडिंग एग्रीमेंट भी कर रहा है, बट यार ये जो केस था जब का, उस समय ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। उस समय दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड होता था 80% से ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड होता था डियर वो मतलब यूएसडी में होता था। तो मुद्दे वाली बात यह है कि सरकार चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करके आप फॉरेन करेंसी अर्न करो। उसके लिए सरकार ने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक एक इंसेंटिव की तरह से दिया हुआ है। मतलब अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉफिट फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस, बट इट इज एन इंसेंटिव विच इज फ्लोइंग टू यू फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज यू हैव मेड एन एक्सपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, कुछ उस स्कीम के तहत आपके पास पैसा आया जो कि किसी भी तरीके से आपके एक्सपोर्ट वाले बिजनेस से डील नहीं कर सकता, क्योंकि साहब एक्सपोर्ट से अगर कोई पैसा आ रहा होता तो फिर वो पैसा कहां से आता, वो पैसा आपके पास कस्टमर से आता। यहाँ पे जो आपके पास पैसा आ रहा है डियर वो कस्टमर से नहीं आ रहा, गवर्नमेंट की एक स्कीम से आ रहा है। ठीक बात है। तो आपने कहा चलो सर ये बात तो समझ में आती है, इसका मतलब ये हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है ये बेसिकली क्या है, दैट इज द इंसेंटिव प्रॉफिट, दैट इज द इंसेंटिव प्रॉफिट, क्योंकि सरकार आपको एक इंसेंटिव दे रही है अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जो कि आपके एलिजिबल बिजनेस से नहीं आ रहा। ठीक बात है। अच्छा ये बात आप मेरी मान गए, बट एक दूसरा केस लॉ है जिसका नाम है सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील्स 2016 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें एक कंपनी जो है डियर वो गुड्स बना के सेल किया करती थी कस्टमर्स को। सरकार ने इस कंपनी को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी, इंटरेस्ट मतलब सब्सिडी दी और पावर सब्सिडी दी। मतलब सरकार इस कंपनी को सब्सिडीज दे रही है इन द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड पावर सब्सिडी। सवाल बनता है कि गवर्नमेंट जो ये सब्सिडीज कंपनी को दे रही है, क्या ये जो सब्सिडी का अमाउंट है ये क्या प्रॉफिट्स फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस मान के, क्या इस पे भी आपको जो है वो चैप्टर 6A हेडिंग सी के मींस डिडक्शन वगैरह मिल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिल जाएंगे। अब मुझे बताएं, हमने आपके साथ अभी 2 मिनट पहले मींस लिबर्टी इंडिया का केस देखा जहां पे डियर एसएससी के पास ड्यूटी ड्रॉबैक आ रहा था फ्रॉम द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट वहां पे कहता है कि आपको ये जो है वो प्रॉफिट फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस नहीं माना जाएगा, इसमें आपको मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट मेघालय स्टील के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि इट इज अ प्रॉफिट फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। मतलब ये भेदभाव क्यों? डियर फ्रेंड्स बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इन दोनों केसेस के बीच में एक बहुत ही बारीक, एक बहुत ही ज्यादा थिन मतलब डिफरेंस है। कैसे? जो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको गवर्नमेंट दे रही है लिबर्टी इंडिया के केस में, वो डियर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक इंसेंटिव दे रही है, अपनी तरफ से एक इंसेंटिव दे रही है। वो कॉस्ट का रिइंबर्समेंट नहीं कर रही, वो कॉस्ट का रिइंबर्समेंट नहीं कर रही। मतलब ये हुआ कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी उस एक्सपोर्ट को करने की जो कॉस्ट है वो आप अपने फॉरेन कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। हाँ, चूंकि आप देश में फॉरेक्स लेकर आ रहे हैं, देश का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, देश के पास फॉरेक्स आ रहा है, इस बात से खुश होकर गवर्नमेंट जो है वो आपको एक इंसेंटिव दे रही है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इंसेंटिव और द एंसिलरी प्रॉफिट। आर यू गाइस गेटिंग? मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का इंसेंटिव है, ये एक प्रकार का इंसेंटिव है। बट अगर गवर्नमेंट आपको पावर सब्सिडी वगैरह दे, ट्रांसपोर्ट मतलब सब्सिडी वगैरह दे, तो गवर्नमेंट आपको ये जो मतलब सब्सिडी वगैरह अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है डियर, ये इसलिए दे रही है कि आप अदरवाइज ये कॉस्ट जो है ये किससे रिकवर करोगे? कस्टमर से। कस्टमर से अगर आप ये कॉस्ट को रिकवर करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब आपकी जो सेल प्राइस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये पैसा आप कस्टमर से ना रिकवर करके ये सरकार आपको अपने जेब से दे रही है। मतलब ये हुआ कि ये जो मीन्स सब्सिडी आपको मिल रही है, दैट इज बेसिकली द रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट। रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट, ये आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, या आपको आपके कॉस्ट का रीइंबर्समेंट मिल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, या आपको आपकी कॉस्ट का रीइंबर्समेंट मिल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, या आपको कोई सरकार की तरफ से इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रहा, चूंकि ये कॉस्ट का रीइंबर्समेंट है। अगर ये पैसा अगर आपको सरकार नहीं देती तो ये पैसा आप किससे रिकवर करते? कस्टमर से। कस्टमर से रिकवर करते आपको अपना सेल प्राइस बढ़ाना पड़ता है। सेल प्राइस अगर आप बढ़ाते तो आपका रेवेन्यू अकॉर्डिंगली बढ़ जाता, और आपको चूंकि आपका 100% प्रॉफिट आप जो है डियर वो मतलब डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं, तो आपको 100% जो है वो आपका प्रॉफिट अलाउड हो जाता।
अंतर बस ये हुआ कि यहाँ पे आपको कुछ सेल्स प्राइस कस्टमर दे रहा है और कुछ सेल्स प्राइस आपको सरकार दे रही है, और आपका 100% सेल्स प्राइस एग्जेम्प्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको ये जो प्रॉफिट है ये क्वालिफाई करता है फॉर चैप्टर 6 से डिडक्शंस। मतलब आप इस पे 80 IAB का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और सिर्फ 80 IAB नहीं डियर, आप 80 IAB क्लेम कर सकते हैं, और 80 सीरीज के जितने भी हैं आप वो सारे ही क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारा केस लॉ रह गया था, केस लॉ नंबर 45, ध्यान दीजिएगा। Can an agreement entered into by a firm with a state government and work done in pursuance thereof survive upon its conversion into a company and be considered compliant with subclause A and B of 80 IA 41 to qualify for deduction? CIT versus Chetak Enterprises Private Limited 2020 सुप्रीम कोर्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। अब डियर, अब इंपॉर्टेंट केस लॉ तो बहुत है, अब एग्जाम में अब कितना आता है ये तो हम नहीं कह सकते, बट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। अच्छा, तो डियर सेक्शन 80 IA 4 जो है वो कुछ एलिजिबल मतलब बिजनेसेस की बात करता है। अगर आप उन एलिजिबल बिजनेसेस को कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80 IA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसमें एक मतलब बिजनेस जो है डियर वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब हुआ जैसे सर जी रोड्स, रेलवेज, मतलब ब्रिजेस एक्सेट्रा। अब डियर ये जितनी भी चीजें होती हैं, इवन एयरपोर्ट्स वगैरह, तो जैसे ये रोड, एयरपोर्ट, ब्रिजेस, रेलवेज वगैरह, डियर ये जितनी भी चीजें होती हैं दीज आर द स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनी कंट्री, दीज आर द स्ट्रेटेजिक एसेट्स फॉर एनी कंट्री। और ये जनरली जो होता है डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी लेंथ तकरीबन 1300 किलोमीटर है। अब लेट्स से इसमें से कोई 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया, और अगर मान लीजिए कि अगर वो प्राइवेट कंपनी है, अगर मान लीजिए कि वो प्राइवेट एंटिटी कहती है कि यार ये स्ट्रेच तो मैंने बनाया है, इट इज माई प्राइवेट मतलब प्रॉपर्टी, मैं इसमें से किसी को भी पार नहीं होने दूंगा, तो साहब वो फिर आपका पूरा का पूरा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हुआ है एक तरह से वही आपका इन ऑपरेशन हो जाएगा, या एक तरह से वही आपका जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब बेकार हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जब भी प्राइवेट एंटिटीज को गवर्नमेंट इंगेज करती है, गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस लगाती है, इसमें 2 चेक एंड मतलब बैलेंसेस जो हैं जो कि आपके सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में दिए गए हैं, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन 80 IA 41 के अगर आप सब क्लॉज ए को देखें तो सब क्लॉज ए कहता है कि साहब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये कौन करेगा, वो एक कंपनी करेगी जो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या वो होनी चाहिए मतलब कंसोर्टियम ऑफ एन इंडियन कंपनी, ऑफ द इंडियन कंपनी। मतलब ये हुआ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाला काम जो है ये एक फॉरेन कंपनी नहीं कर सकती। बट सर अगर किसी फॉरेन कंपनी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करना है तो उसको एक इंडियन कंपनी अपनी फ्लोट करनी पड़ेगी, भले वो कंपनी जो है वो मतलब प्राइवेट कंपनी हो, और भले वो उस फॉरेन कंपनी की 100% क्या हो सब्सिडरी, बट उसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, और उसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट होके उसे ये काम करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं साहब कि जो सब क्लॉज ये है वो कहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है ये कौन सी एंटिटीज कैरी कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज या फिर द कंसोर्टियम ऑफ द इंडियन कंपनीज। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं जो हम अगर देखें तो मतलब सब क्लॉज बी कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करना है तो आपको डियर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या आपको किसी भी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा फॉर मींस डेवलपिंग, ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एक्सेट्रा ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक स्टेट्यूटरी एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा अगर आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला काम करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लें फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप उसको मान लीजिए कि मतलब बनाना चाहते हैं, तो आपको डियर फ्रेंड्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और आपको एक इंडियन कंपनी होना पड़ेगा, या फिर आपको होना पड़ेगा दी कंसोर्टियम ऑफ द इंडियन कंपनीज, तो ही आप सेक्शन 80 IA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो हमने आपको इस केस का जो मतलब सपोर्टिंग जो लॉ है हमने आपको वो बता दिया। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। मतलब ये हुआ कि अग्रीमेंट मतलब किसने किया, एक पार्टनरशिप फर्म ने, और पार्टनरशिप फर्म ने अग्रीमेंट किया और पार्टनरशिप फर्म ने ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बना के कंप्लीट कर दिया।
पार्टनरशिप फर्म ने ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बना के कंप्लीट कर दिया। लेट्स से कि पार्टनरशिप फर्म ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को 27 मार्च को बना के कंप्लीट कर दिया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी 1 अप्रैल से इनॉग्रेट होगी और 1 अप्रैल से जो है डियर वो टोल की अर्निंग शुरू हो जाएगी। ये टोल की अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 27 मार्च को ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बन के कंप्लीट हो गई। जो बना के कंप्लीट किसने की? पार्टनरशिप फर्म ने। अग्रीमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ किसने एंटर किया था विद द स्टेट गवर्नमेंट? पार्टनरशिप फर्म ने। अच्छा, बट इस पार्टनरशिप फर्म को किसी ने बताया कि सर जी ये जो फैसिलिटी, ये जो आपको सेक्शन 80IA का मींस डिडक्शन जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन कंपनी को मिलता है, और आप कौन है? पार्टनरशिप फर्म है। तो इस पार्टनरशिप फर्म ने 28 मार्च को क्या किया? अपने आप को कन्वर्ट कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न इनटू अ कंपनी। अपने आप को कंपनी में फॉर्म कर दिया और सरकार से अपनी कंपनी के का रजिस्ट्रेशन लेटर ले लिया। मींस अपने आप को मतलब सरकार के पास एज अ कंपनी रजिस्टर करवा दिया। ठीक बात है। अब सवाल बनता है कि साहब 1 अप्रैल से जो है वो टोल टैक्स आना शुरू हो जाएगा, मींस टोल की अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। सवाल बनता है कि क्या सेक्शन 80IA का डिडक्शन इस अर्निंग पे अवेलेबल रहेगा? असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं। असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं। क्यों? असेसिंग ऑफिसर कहता है असेसी तुम एक बात बताओ, तुमने सेक्शन 80IA 4 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए और बी को पढ़ा कि नहीं? सब क्लॉज ए क्या कहता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को के लिए जो अग्रीमेंट है, जो मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को लेके काम कौन करेगा? एक इंडियन कंपनी। और अग्रीमेंट जो है वो कौन एंटर करेगा? एक इंडियन कंपनी विद द स्टेट गवर्नमेंट। बट यहां पे तुमने एज अ पार्टनरशिप फर्म अग्रीमेंट एंटर किया और तुमने एज अ पार्टनरशिप फर्म इस वर्क को एग्जीक्यूट किया, तो तुम तो कंपनी हो ही नहीं। तुम तो कंपनी नहीं हो, तो फिर तुम सेक्शन 80IA का मतलब डिडक्शन किस तरीके से क्लेम कर सकते हो? ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, मामला बढ़ते बढ़ते पहुंच गया मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार एक बात बताओ, जिस इनकम पे डिडक्शन क्लेम करना है वो इनकम कब से आई? सर 1 अप्रैल से। मतलब इनकम आपकी कब से आनी शुरू हुई? 1 अप्रैल से। क्या इस 1 अप्रैल के पहले जो असेसी है वो एक इंडियन कंपनी बन गया? असेसिंग ऑफिसर ने कहा हाँ सर इंडियन कंपनी बन गया, इंडियन कंपनी बन गया। पर असेसिंग ऑफिसर कहता है माय लॉर्ड 1 अप्रैल से पहले वो इंडियन कंपनी तो बन गया, पर साहब अग्रीमेंट तो इंडियन कंपनी ने एंटर नहीं किया और वर्क को तो इंडियन कंपनी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर आप उसे 80IA का डिडक्शन कैसे दे सकते हो? मतलब ये हुआ कि चलें 1 अप्रैल से पहले मींस कमर्शियल ऑपरेशन से पहले आरसीसी जो है उसका स्टेटस पार्टनरशिप फर्म से इंडियन कंपनी तो हो गया, पर दो जो बेसिक कंडीशंस हैं 80IA 4.1 की वो तो पूरी नहीं हुई। उसमें से पहली कंडीशन क्या है कि अग्रीमेंट कौन करेगा? इंडियन कंपनी, और वर्क को कौन एग्जीक्यूट करेगा? इंडियन कंपनी। आर यू गाइस गेटिंग? तो यहां पे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के कमर्शियल ऑपरेशन से पहले ही इस पार्टनरशिप फर्म ने अपने आप को कंपनी की तरह से रजिस्टर करवा लिया और सरकार का रजिस्ट्रेशन कोड भी ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि सरकार के साथ अग्रीमेंट किसने किया? कंपनी ने किया, क्योंकि सरकार ने जैसे इसको कंपनी की तरह से रिकॉग्नाइज करके रजिस्ट्रेशन कोड दे दिया, गवर्नमेंट खुद मान रही है कि साहब हमारे आपके बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो अब एज अ कंपनी की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। और दूसरी जो कंडीशन है कि इसको हम कह सकते हैं कि बिल्ड करने का काम एक पार्टनरशिप फर्म ने किया। तो पार्टनरशिप फर्म ने अपने आप को कंपनी की तरह से कन्वर्ट कर लिया और ऐसा गोइंग कंसर्न अपने आप को कंपनी की तरह से कन्वर्ट किया और अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स या फिर एसेट्स एज अ गोइंग कंसर्न इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को कंपनी को दे देती है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड इन अ मीन्स लिबरल सेंस कि साहब ये जो कि ये जो काम है ये एक हम कह सकते हैं कि मतलब कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। अब इसमें आपके इफ और बट्स हो सकते हैं, पर डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे असेसी के फेवर में जाके असेसी को एक मतलब बेनिफिट दिया और असेसी को सेक्शन 80IA का डिडक्शन अलाउ कर दिया, जिसमें आपके थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं, जिसमें आपके हो सकता है कि इसमें आपका ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो। तो मेरे साथ साथ देखेंगे
Condition in clause is fulfilled as the assessee company's MOA states that its main objective was to acquire as a going concern and continue the business carried on by the firm। तो इसका मतलब कि आपने अपने आप को फर्म से कंपनी की तरह से गोइंग कंसर्न की तरह से आप मतलब लेकर गए, और दूसरा आपने अपने फर्म के स्टेटस में जो भी आप काम कर रहे थे वो आप सारे के सारे काम कंपनी के स्टेटस में भी कैरी ऑन कर रहे हैं। मीन्स आपने अपना, हम कह सकते हैं कि आपने पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं किया। मीन्स आपने पार्टनरशिप फर्म को क्या नहीं किया, मीन्स डिसॉल्व नहीं किया, और आप जो है सर गोइंग कंसर्न एज अ कंपनी की तरह से जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वाज कंप्लीटेड ऑन मार्च मतलब 27 एंड सेम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल आफ्टर विच द टोल टैक्स वाज बीइंग collected by the assessee company, it can be inferred that the assessee is an enterprise carrying on the business of means developing, maintaining and operating या फिर means developing, maintaining and operating an infrastructure facility। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड्स क्या यूज किए, इट कैन बी इन्फर्ड, मतलब ये माना जा सकता है। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक स्टेप आगे जाके एसएससी को फेवर दी। अगर रेडियर ये डिसीजन हाई कोर्ट से आता तो रेवेन्यू जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास इसके खिलाफ पहुंच जाता डिसीजन को लेकर। पर चूंकि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया तो रेवेन्यू के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो इसके ऊपर तो कहीं जा नहीं सकता। सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजमेंट को अमेंड करने की जरूरत नहीं मतलब महसूस की और एसएससी को इसका फायदा मिल गया। अच्छा, ऑल्सो द अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट विच द एसएससी हैज सक्सेडेड इन लॉ। तो ये सारी की सारी बातें होगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एसएससी है यहाँ पे वो जो है वो एटीआईए का मतलब डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से आगे आएंगे डियर। अच्छा, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सीआरटी वर्सेस सुनील विशंभर नाथ तिवारी, बॉम्बे हाईकोर्ट। डियर ये आपके ये जो केस लॉ है आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है। अब यहाँ पे हुआ क्या, याद करें डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 6A के मींस डिडक्शन के लिए एक सेक्शन आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ, जिसका नाम था सेक्शन 80AB, जो कहता है कि आपको ना अपने एलिजिबल बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और इस नेट प्रॉफिट में आप जो है वो चैप्टर 6A का मतलब डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मींस आपको अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, डिडक्शन वगैरह होते हैं, वो आपको सारे के सारे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक बात है, तभी तो आप क्या कंप्यूट कर सकते हैं अपना मींस नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब हुआ क्या, लेट्स से कि आपने अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया और आपने इसमें एक्सपेंडिचर्स क्लेम किए, डिडक्शंस क्लेम किए। अच्छा, लेट्स से कि आपने अपना मींस नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया 100 लाख रुपीस का। आपका केस चला गया स्क्रूटनी में। असेसिंग ऑफिसर ने ये आइडेंटिफाई किया कि आपने साहब 10 लाख रुपीस का बैंक को इंटरेस्ट पे करना था। आपने जो है वो बिना एक्चुअल पेमेंट किए इस इंटरेस्ट को आपने क्लेम कर लिया। इसने असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 43 भी इन्वोक किया और आपके 10 लाख रुपए का मींस डिडक्शन आपको हटा दिया। मींस आपकी 10 लाख रुपए से इनकम बढ़ा दी 43B के नाम की। ठीक बात है। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर ने ये आइडेंटिफाई किया कि आपने रेजिडेंट्स को 20 लाख रुपए की पेमेंट की है, जिसको आपने अपने इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए क्लेम भी कर लिया, मींस उसका एक्सपेंडिचर भी आपने क्लेम कर लिया, बट इसमें आपने टीडीएस नहीं काटा सेक्शन 40A1A के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने इसमें आपके 6 लाख रुपए ऐड कर दिए और आपकी जो रिवाइज इनकम निकाली वो 116 लाख रुपए निकाली। सवाल बनता है कि जो मैं चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम करूंगा वो 100 लाख पे क्लेम करूंगा या 116 लाख पे क्लेम करूंगा। डिपार्टमेंट कहता है साहब 100 लाख पे क्लेम करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इनकम जो है वो 100 लाख रुपीस दिखाई थी। मामला पहुंचते पहुंचते बॉम्बे हाईकोर्ट के पास चला गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू एक बात बताओ, 80IA1 क्या कहता है कि एसएससी क्या क्लेम कर सकता है? 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। एसएससी क्या क्लेम कर सकता है? 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। अगर तुम एसएससी को 16 लाख रुपए का डिडक्शन मतलब डिसअलाउ कर दोगे तो इसकी वजह से एसएससी का 16 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से एसएससी के एलिजिबल मतलब बिजनेस का 16 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया। एसएससी का एलिजिबल जो
प्रॉफिट जो था वो 100 लाख से बढ़ के 116 लाख रुपए हो गया। ATIA1 क्या कहता है, 100% प्रॉफिट्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। तो डियर पूरा का पूरा 100 लाख मतलब पूरा का पूरा 100% मतलब पूरा का पूरा 116 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन ATIA के हिसाब से। अगेन मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएससी के फेवर में थोड़ा सा, बॉम्बे हाईकोर्ट हम कह सकते हैं कि मतलब टिल्ट हुआ और इसने एसएससी के फेवर में इस वाले मतलब जजमेंट को दे दिया। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, द एसएससी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनहांस्ड ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि 16 लाख रुपए से आपका ग्रॉस टोटल इनकम एनहांस हो गया, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे 16 लाख रुपए के खर्चों को अलाउ करने से मना कर दिया था। तो 16 लाख रुपए से मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई, प्रॉफिट्स मेरी 16 लाख रुपए से बढ़ गई। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट केस, डज द पीरियड ऑफ एग्जामिशन अंडर 80IB commences from the year of trial production और year of the commercial production। तो डियर हमने आपके साथ पहले भी इसके बारे में बात की थी कि टैक्स हॉलिडे जो आपका जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए होता है, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स वगैरह। सवाल बनता है कि किस साल से ये आपको मिलेगा। तो डियर ये एक हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल मतलब प्रिंसिपल है कि अगर आप लेट्स से कि प्रोडक्शन वगैरह करते हैं तो आपको ये जो आपका जो टैक्स हॉलिडे का जो मतलब पीरियड होगा ये आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम द ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। और दूसरा कि अगर आप लेट्स से कि मान लीजिए अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वगैरह अगर आपने मतलब बनाई है तो ये आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम द ईयर ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन या फिर द कमर्शियल मींस इनॉग्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बना के सेल करते हैं तो साहब अगर आपने कुछ ट्रायल पीरियड में अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए हैं तो उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब ट्रायल किया है, वो प्रीवियस ईयर आपका टैक्स हॉलिडे के लिए काउंट नहीं होगा। वो आपका मतलब इट मींस दैट प्रीवियस ईयर वुड नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स हॉलिडे। ठीक बात है। तो सवाल बनता है कि सर फिर ये ट्रायल प्रोडक्शन क्या होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन क्या होता है। ट्रायल प्रोडक्शन होता है कि आपने मशीन परचेज की, आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। अब ये प्रोडक्ट्स बनाए तो आप इसको आप इसको जो है वो फेंक तो नहीं सकते। आप इस प्रोडक्ट का क्या करोगे, सर हम इस प्रोडक्ट को कस्टमर को ही सेल करेंगे। अच्छा, अगर आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करोगे तो ध्यान देना कि आप अपने बुक्स में इसको जो है वो फिनिश गुड्स के सेल की तरह से मत दिखाना, फिनिश गुड्स के सेल की तरह से मत दिखाना, आप इसको स्क्रैप की तरह से सेल की तरह से दिखा देना। अगर आपने इसको फिनिश गुड्स के सेल की तरह से दिखा दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और आपका जो हम कह सकते हैं कि साहब इनकम टैक्स मतलब हॉलिडे जो है आपका उसी प्रीवियस ईयर से काउंट हो जाएगा। अगर आप इसको ट्रायल की तरह से रखना चाहते हैं, क्योंकि साहब ट्रायल प्रोडक्शन में आपका टैक्स हॉलिडे का पीरियड काउंट नहीं होता, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जो ट्रायल के लिए जो आपने मतलब मीन्स प्रोडक्शन वगैरह जो आपने किया है उसको आप अपने कस्टमर्स को जो है वो फिनिश गुड्स की तरह से सेल ना करें, आप उसको जो है वो स्क्रैप की तरह से आप उसे अपने बुक्स में मतलब शो कर दें। अगर आपने इसको फिनिश गुड्स की तरह से अपने कस्टमर को सेल की तरह से दिखा दिया तो डियर ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या स्टार्ट कर दिया, कमर्शियल प्रोडक्शन, और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स हॉलिडे का पीरियड काउंट हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो देखेंगे द पीरियड ऑफ एग्जामिशन अंडर 80IB, और ये बात सिर्फ 80IB की नहीं है डियर, ये 80IA के लिए भी है, 80IC के लिए भी है, 80ID के लिए भी है, मतलब हर किसी के लिए। would commence from the year of commercial production and not from the year of trial production। ठीक बात है। If in the year of trial production, this is very important, the assessee has sold the products produced thereof to the final customer as a final product, so this is the very important line कि आपने साहब ट्रायल प्रोडक्शन किया तो जो आपने ट्रायल मतलब प्रोडक्शन जो आपने किया उसका आप क्या करेंगे, उसको आप जो है उसको जो है डियर आप उसे उड़ा तो मतलब नहीं देंगे, आपको उस पर कहीं ना कहीं तो आपको उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो आपने अगर उसे अपने कस्टमर्स को सेल किया, बिल्कुल सही बात है, बट अपने बुक्स में उसको फिनिश गुड्स का सेल ना दिखाएं, आप अपने बुक्स में उसको स्क्रैप का सेल दिखा दें, स्क्रैप का सेल दिखा दें, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, ट्रायल प्रोडक्शन। अगर आपने अपने बुक्स में उसको फिनिश गुड्स का ही सेल दिखा दिया तो साफ फिर असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि आपने क्या शुरू कर दिया, कमर्शियल प्रोडक्शन, और आपका टैक्स हॉलिडे का पीरियड काउंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, इसमें से शायद 2 तो डियर अभी नए ही आपके मई 2023 के स्टैट्यूटरी अपडेट्स के लिए आए हैं। अच्छा, पहला केस लॉ, डज द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 1023C
6 to solely engage itself in education means that such institution cannot have the objects not related to education. Also it is it means necessary that the profits of business referred to in 7th proviso to section 1023C be the profits of such business incidental to the educational activity and not any other activity. तो साहब हम आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहते हैं। सेक्शन 1023C कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को डिडक्शन को एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है उनके इनकम के लिए, और उसमें से अगर आप देखें तो एक है आपका 1023C6 जो कहता है कि अगर आप एजुकेशनल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, अगर आप एजुकेशनल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं या अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह रन करते हैं, और अगर आपका एजुकेशन अगर आपका हम कह सकते हैं कि अगर आपका अगर आप एंगेज होते हैं सोयली इन एजुकेशन और आप प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करते, अगर आप प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करते और अगर आपको लेट से पीसीआईटी अगर आपको सीआईटी ने अगर आपको अप्रूवल अगर मतलब दे दिया तो आप डियर सेक्शन 1023C में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम का। तो मैंने 3 बातें की। पहला कहा कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो इंगेज्ड है सोयली इन एजुकेशन। दूसरा कि आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तीसरा कि आपने पीसीआईटी या सीआईटी से आपने अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक बात है। अच्छा, तो ये जो वर्ड है जो यहाँ पे यूज किया गया है सेक्शन 1023C6 में, इंगेज्ड सोयली इन एजुकेशन मींस सोयली इंगेज्ड इन एजुकेशन, तो इसका मतलब क्या हो? व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द टर्म सोयली। तो डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी के केस के पहले अगर आप देखें तो ये 2022 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने बहुत सारे केस लॉज में ये कहा हुआ है कि सोयली का मतलब होता है प्री, मतलब ये हुआ कि साहब कि हम कह सकते हैं कि मेनली या फिर प्रीडोमिनेंटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एजुकेशनल एक्टिविटीज के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं, बट आपका मेन या हम कह सकते हैं आपका क्या प्री मींस डोमिनेंट एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो एजुकेशनल होनी चाहिए। तो अगर आपने ये भी कर दिया तो भी आप पहली कंडीशन को पूरा कर देते हैं जो कहता है सोयली इंगेज इटसेल्फ इन एजुकेशनल एक्टिविटी। ठीक बात है। पर डियर फ्रेंड्स न्यू नोबेल एजुकेशनल मतलब सोसाइटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही अर्लियर जो इन्होंने जो मतलब वर्डिक्ट्स वगैरह मतलब दी थी उससे इन्होंने मतलब रिवर्स हो गया ये, और इन्होंने अब कह दिया कि सोयली का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोयली का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोयली। मतलब ये हुआ कि अगर आप सेक्शन 1023C6 का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप इसका एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप किसी और एक्टिविटी में एंगेज हो ही नहीं सकते एक्सेप्ट एजुकेशन। मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले आपको अलाउ किया था कि यार आपका मेन एक्टिविटी या फिर आपका मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन हो सकता है और आपके कुछ एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही मतलब डियर फ्रेंड्स न्यू नोबेल एजुकेशनल केस में उन सारी की सारी एक्टिविटीज को हटा दिया और कहा कि आपके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही हो सकते हैं, आपका बाकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक बात है। अगर आप सेक्शन 1023C का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, और एजुकेशन एक्टिविटीज भी कैसी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो मेरे साथ साथ देखेंगे the requirement of the charitable institution, society or trust etc. to solely engage itself in educational or education activities and not engaged in any objective of profit means that such institution cannot have objectives which are unrelated to education. तो dear friends मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही क्वीन एजुकेशनल सोसाइटी के केस में, मैं थोड़ा सा नाम इसका मुझे मिस हो रहा है, अच्छा हाँ, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस सीआईटी के केस में कहा था कि सोयली का मतलब होता है प्रीडोमिनेंटली। मतलब ये हुआ कि इन्होंने यहां पे कहा था कि आपका हम कह सकते हैं कि मतलब डोमिनेंट एक्टिविटी क्या होनी चाहिए एजुकेशन, और आप जो है वो बाकी ऑब्जेक्टिव्स में भी आप एंटर हो सकते हैं। बट इस वाले केस लॉ में न्यू नोबेल एजुकेशनल मींस मतलब सोसाइटी के केस में यहां पे कोर्ट ने क्या कह दिया
such institution cannot have objectives which are unrelated to education. In other words, all objects of such entities must relate to imparting education or be in relation to educational activity. ठीक बात है. The term solely is not same as predominant or only. तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने ही जो बात अपने पहले हम कह सकते हैं कि मतलब वर्डिक्ट में मतलब कही थी, सुप्रीम कोर्ट ही उससे रिवर्स हो गया. जनरली ऐसा नहीं होता, और कोर्ट्स जो है वो अपने अर्लियर हम कह सकते हैं कि मतलब वर्डिक्ट्स के साथ ही खड़ा रहता है. बट इस केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपने अर्लियर वर्डिक्ट को 100% रिवर्स कर दिया और कह दिया कि मतलब सोइली का मतलब होता है कि 100% आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एजुकेशन की होनी चाहिए. मीन्स प्री डोमिनेंट हम अब टेस्ट को कंसिडर या एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हम पहले कर लिया करते थे. ठीक है, अच्छा, तो ये बात तो हो गई साहब कि मतलब सोइली का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी आपकी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए. दूसरा ये होता है कि यार आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. मतलब ये हुआ कि आपकी एक्टिविटी से कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपके एग्जिस्टेंस का पर्पस प्रॉफिट है. पर हाँ, अगर आप लेट से बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है विच आर एंसिलरली इन नेचर, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो साहब अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो आप बच्चों को बुक्स वगैरह भी सेल करेंगे, बच्चों को मतलब यूनिफॉर्म्स वगैरह भी आप हो सकता है कि मतलब सेल करें, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है कि आपने स्कूल बसेस वगैरह भी लगाई हों, इससे आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए. तो ये जो प्रॉफिट है या ये जो एक्टिविटी है बिजनेस की, दैट इज बेसिकली द एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी, जो यहां पे क्या है, एजुकेशनल पर्पस. तो ये जो आपके इससे जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ये तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये मानते हुए कि साहब ये क्या है, ये है एंसिलरी प्रॉफिट विच आर रिलेटेड टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी. बट लेट्स से कि आपको और भी जगह से प्रॉफिट आता है. जैसे मान लीजिए कि आपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को किसी और इंस्टीट्यूट को रेंट पे दे दिया, तो वहां से आपको रेंटल इनकम आ रहा है. वहां से आपको क्या आ रहा है, यू आर अर्निंग द रेंटल इनकम. और वो जो मतलब रेंटल इनकम है वो ये नहीं माना जा सकता कि दैट रेंटल इनकम इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी. तो अगर आपको इस तरीके से अगर कोई रेंटल इनकम वगैरह आ रहा है डियर, तो वो जो आपका रेंटल इनकम होगा उसको आप सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट नहीं क्लेम कर सकते. यही बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है. तो मेरे साथ साथ देखेंगे. अच्छा, where the objective of the institution appears to be profit oriented, such institution would not be entitled to approval. ये बात तो चले हो गई. The seventh proviso to section 1023C as well as section 11(4)(a) refers to the profits which may be incidentally generated or earned by such institution. मतलब ये हुआ साहब कि अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है बट वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, which is incidental to the main objective of such educational institution. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. Incidental to educational activity that is relating to education such as sale of textbooks, providing school bus facilities, hostel facilities, etc. However, if institutions provides their premises or infrastructure to other entities, trust, etc. for the purpose of conducting workshops, मतलब सेमिनार्स एक्सेट्रा, तो इसका मतलब कि अगर आपको यहाँ से कोई रेंटल इनकम वगैरह आता है डियर, तो ये जो मतलब रेंटल इनकम जो आई है, इस वाले इनकम को आप जो है ये नहीं मान सकते कि दिस इनकम इज बेसिकली अर्नड विच इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पे आपका क्या है, एजुकेशनल पर्पसेस, और आप इसका यहाँ पे मतलब डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. ठीक बात है. तो डियर फ्रेंड्स, इस वाले केस लॉ का क्रक्स क्या है कि मतलब सोइली का मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज. और इसके पहले हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने केस लॉ में, जिसका नाम है क्वींस एजुकेशनल मतलब सोसाइटी, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि मतलब सोइली का मतलब होता है प्रीडोमिनेंटली या फिर मतलब मेनली. बट इस वाले केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस वाले मतलब जजमेंट से जो है वो बैक ऑफ कर लिया. और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, इंस्टीट्यूट ने कहा हुआ है साहब कि आपको क्वीन एजुकेशनल सोसाइटी के जजमेंट को कंसिडर नहीं करना, और स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए क्या कंसिडर करना है, न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी का जजमेंट. ठीक बात. अच्छा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं. तो अगर आप देखें डियर, तो सेक्शन 1023(6) से कहता है कि आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज में एंगेज होना पड़ेगा, मीन्स आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. सवाल बनता है एजुकेशन का मतलब क्या, व्हाट आई मीन बाय द टर्म एजुकेशन. क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होगा, या एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा एजुकेशन होगा जो कि आप दे पा रहे हैं इन मास लेवल,
या एजुकेशन में वो भी मतलब चीजें आ सकती हैं जो कि कोई रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन तो नहीं है, और साथ में जो कि एक मास लेवल पे आप ना दे रहे हो, मीन्स आप जो है एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि मतलब टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर सम स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि पीपल, वो भी एजुकेशन में कवर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही डियर फ्रेंड्स अपने अगले केस लॉ में एजुकेशन को भी मतलब डिफाइन किया है। CIT वर्सेस स्टीफन या फिर सेंट पीटर्स एजुकेशनल मतलब सोसाइटी 2016 के केस में, जहां पे डियर कोर्ट ने ये कह दिया कि एजुकेशन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कोई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए या फिर किसी मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और साथ में एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि वो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो कि मास लेवल पे दिया जाए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, अगर आप कोई भी कोर्सेज वगैरह भी रन कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो जो कोर्सेज आप रन कर रहे हैं वो मास लेवल की कोर्सेज ना हो, वो कुछ स्पेसिफिक प्रकार के हो सकता है कि मतलब कोर्सेज वगैरह हो, वो भी एजुकेशन में कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट नेचर का नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले केस लॉ को देखूं तो मेरे साथ साथ देखेंगे, वुड इम्पार्टिंग एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक द कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा एंड अवॉर्डिंग द मींस डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट्स कंस्टिट्यूट एन एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंटिटी है, यहाँ पे जो एसएससी है, ये कुछ मतलब ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, वर्कशॉप वगैरह कर रहा है उन एरियाज में जो कि बहुत स्पेसिफिक है, मतलब हम कह सकते हैं कि मास लेवल पे ये अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, और वो अपने ही हो सकता है कि मतलब डिग्रीज वगैरह स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब दे रहा है। मीन्स ये कोई रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड मतलब यूनिवर्सिटी से नहीं है। सवाल बनता है कि क्या ये एजुकेशन की तरह से कंसिडर किया जा सकता है सेक्शन 1023(6) के पर्पस के लिए? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि आप एजुकेशनल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं है साहब कि ये मास लेवल पे मतलब दिया जाए, या ये किसी हम कह सकते हैं कि मतलब डिग्री हो जो कि बेसिकली कैसी हो मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, institutions engaged in providing specialized training in certain fields and awarding the means मतलब diplomas and certificates are also eligible for exemption in terms of section 1023(6). It is not mandatory for such institutions to impart education in formalized manner or conduct only recognized educational courses. Making of profit incidentally will not make the institutions existing for making profit। तो साहब साइड में आप कुछ प्रॉफिट भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन डियर इंपॉर्टेंट चीजें जनरली एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर बार इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब हो सकता है कि मतलब रिपीटेटिव मतलब नेचर की चीजें में ही ज्यादा मतलब दिया करता है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है डियर। व्हेन कैन एन एक्टिविटी बी कंसिडर्ड एज ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस फॉर अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ प्रोवाइजर टू सेक्शन 215? डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो सेक्शन 11 और 12 के एग्जामिशन के लिए आपको एंगेज होना पड़ेगा इन दी चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन करता है सेक्शन 215 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और जो कहता है कि चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या चीजें आती हैं। मुझे जहां तक याद आता है, रिलीफ टू पुअर, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ मींस मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह। और इसमें आखिरी में एक चीज आती है जो कहती है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मींस एडवांसिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो वो भी एजुकेशनल, तो वो भी क्या है, चैरिटेबल पर्पस। ठीक बात है। अच्छा, कुछ साल पहले सेक्शन 215 अमेंड हुआ और 215 में एक प्रोवाइसो ऐड कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर एसएससी इंगेज्ड है इन एडवांसिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये चैरिटेबल पर्पस तो है, बट इसको चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। इसको चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा मतलब ये हुआ कि आपको सेक्शन 10 और 11 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी यदि आप कोई भी मतलब बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर सम फीस और कंसिडरेशन। अगर आप कोई भी मतलब बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर सम फीस या फिर
हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मतलब मीन्स कंसिडरेशन। पर लॉ ने आपको थोड़ा सा मतलब मार्जिन दिया और इन्होंने प्रोवाइजो में ये कह दिया कि अगर आप कोई बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर सम फीस और मीन्स कंसिडरेशन, तो भी आप सेक्शन 11-12 का एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके बिजनेस से जो रिसिप्ट है वो आपका मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट होना चाहिए। और दूसरा, ये जो आप काम कर रहे हैं दैट इज इन द कोर्स ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इन द कोर्स ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक मीन्स यूटिलिटी। ठीक बात है। मतलब ये हुआ कि आप अगर मतलब बिजनेस से अगर आपको पैसा आ रहा है इसमें, तो वो मैक्सिमम 20% होना चाहिए। और बिजनेस वगैरह जो आप कर रहे हैं डियर, या आप अपने एडवांसमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव के तहत आप ये काम कर रहे हैं। ठीक बात है। और साथ में डियर एक और मतलब सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 11(4) है, जो कहता है कि अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं डियर, तो वो जो मतलब बिजनेस जो आप कर रहे हैं ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट के लिए होना चाहिए। और दूसरा, आपको इस मतलब बिजनेस के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये तो खैर हर किसी के साथ अप्लाई करता है, बट ये 20% का जो थ्रेशोल्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उन असेसीज के लिए अप्लाई करता है जो किसमें एंगेज्ड हैं, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो हमने आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग केस लॉ का जो प्रोविजन है हमने आपको थोड़ा सा वो बता दिया। इस केस में क्या हुआ, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब डियर फ्रेंड्स, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत देश में बहुत सारी स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जल बोर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल DDA, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के लाखों भारत देश में स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज हैं। इनके पास इनकम भी आती है, इनके पास इनकम भी आती है। इनके पास मेनली दो तरह की इनकम आती है, ध्यान दीजिएगा। इनके पास मेनली दो तरह की इनकम आती है। इनके पास एक तो वो इनकम आती है जो कि इनको किसी एक्ट के तहत कस्टमर से या लोगों से लेना अलाउड है, जो कि इनको किसी एक्ट के तहत कस्टमर या लोगों से लेना अलाउड है। और दूसरा, इनके पास वो इनकम आती है जो कि एक्सप्रेसली एक्ट में नहीं कहा गया, बट इनको अपने कॉस्ट वगैरह को रिकवर करने के लिए अपने ये होता है मतलब डिफरेंस कस्टमर से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक तो ये स्टेट्यूटरी फीस, एक तो ये स्टेट्यूटरी नेचर की जो फीस वगैरह है ये लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये लोगों से अदर फीस वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं जो कि लॉ में एक्सप्रेसली तो मतलब हम कह सकते हैं कि मेंशन मतलब ना हो, बट इनको अपनी अगर एक्टिविटीज को पूरा करना है तो उनको वो फीस लोगों से चार्ज करनी पड़ती। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डियर फ्रेंड्स ड्राइविंग मीन्स लाइसेंस वगैरह चाहिए, तो अगर आप RTO के पास जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन शायद, अगर आप RTO वगैरह के पास अगर आप जाते हैं डियर, तो आपको वहां पे लाइसेंस फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। ठीक बात है। और भी आपको वहां पे कुछ अदर फीस वगैरह पे करनी पड़ सकती है। तो ये जो फीस होती है, या तो ये जो वो जो अथॉरिटी है वो अपने मतलब बायलॉस के तहत या अपने लॉस के तहत आपसे हो सकता है कि मतलब चार्ज करे, या हो सकता है कि ये कुछ और फीस वगैरह आपसे मतलब चार्ज करे जो कि एक्सप्रेसली उनके बायलॉस में या उनके लॉस में मेंशन नहीं हो, बट उनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए, उनको अपने वर्किंग के लिए वो फीस आपसे चार्ज करनी पड़ती है। ठीक बात है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये जितने भी ये स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, ये लोगों को सर्विसेज देने के लिए इनकॉर्पोरेट की गई हैं, और इनके पास थोड़ा बहुत इनके पास इनकम भी आती है। अब इनकी जो इनकम है डियर, ज्यादातर तो सेक्शन 10 में स्पेसिफिक प्रोविजंस के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाती है। ज्यादातर जो इनकम है, या ज्यादातर स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो हैं, उनकी इनकम सेक्शन 10 में स्पेसिफिक प्रोविजंस के तहत एग्जेम्प्ट हो जाती है। जिन स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज की इनकम के लिए सेक्शन 10 में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, वो अपने आप को चैरिटेबल एक्टिविटीज, वो अपने आप को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मान लेती हैं। वो अपने आप को क्या मान लेती हैं? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो सवाल बनता है साहब कि आप मतलब चैरिटेबल कैसे हो गए? तो ये बोलते हैं कि हम कौन लोग हैं? वी आर द पीपल हु आर एंगेज्ड इन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो हमें भी सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अब होता क्या था, पहले तो कोई इशू नहीं आता था, बट फाइनेंस एक्ट 2015 ने शायद मतलब डियर फ्रेंड्स
सेक्शन 215 को अमेंड करके उसमें एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया और उसमें यह कह दिया कि अगर आप बिजनेस एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं तो बिजनेस से जो फीस वगैरह आपको आएगी वो आपके टोटल रिसिप्ट की मैक्सिमम 20% होनी चाहिए। अगर वो 20% से ज्यादा है तो आप चैरिटेबल पर्पस में इंगेज नहीं माने जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन 11-12 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक बात है। इसके साथ साथ ये तो है ही है, इसके साथ साथ आपको अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बिजनेस जो होगा वो आपके मेन ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट के लिए होना चाहिए और जो आप मतलब बिजनेस जो आप कर रहे हैं ये आपको करना है इन द कोर्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं लेट से बात करता हूं अहमदाबाद अर्बन अथॉरिटी की, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो साहब ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश एक अथॉरिटी है जिसका काम है अर्बन प्लानिंग करना, लोगों के मैप्स वगैरह को पास करना, जो उनको घर वगैरह जो उनके मतलब होते हैं, तो इससे उनको फीस आती है। तो इससे साहब इस अथॉरिटी के पास पैसे आते हैं और इन अथॉरिटीज के सर्वाइवल के लिए साहब पैसे या तो इनको कहां से आएंगे, गवर्नमेंट से, या इनको पैसे कहां से आएंगे, लोगों से, फीस के फॉर्म में। अच्छा, पिछले कुछ सालों में डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट्स ने ऐसी अथॉरिटीज को जिसको गवर्नमेंट ने खुद ही स्टैब्लिश किया है, इनको पैसे देने बहुत कम कर दिए और कहा कि साहब आप अपने खर्चे जो हैं अपने फीस वगैरह से मेंटेन करें, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा बाकी जगह पे भी लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मींस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे केस में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज का 80% से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो इनके कस्टमर से मतलब लोगों से आ रहा होता है, कस्टमर से लोगों से आ रहा होता है फीस के फॉर्म में। पर जैसे इनका रेवेन्यू कस्टमर से, बिजनेस एक्टिविटीज का 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, रिसिप्ट से ज्यादा हो गया, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए, मींस ये कहां फॉल कर गए, प्रोवाइजर टू सेक्शन 215 और इनके हाथ से सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन चला गया। आर यू गाइस गेटिंग? तो डियर ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया था जिसको फाइनली मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में सेटल कर दिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत ध्यान से, जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की 3 प्रकार की रिसिप्ट हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, लोगों की 3 प्रकार की रिसिप्ट हो सकती है। एक वो रिसिप्ट जो कि इनको किसी लीगल या किसी स्टैट्यूट के तहत ये लोगों से चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, एक वो रिसिप्ट जो इनकी कॉस्ट प्लस बहुत नॉमिनल मार्कअप होती है। और तीसरा, एक वो रिसिप्ट जहां पे कॉस्ट होता है प्लस एक हाई मार्कअप होता है। मतलब ये हुआ कि जहां पे प्रॉफिट होता है और यहां पे प्रॉफिट नहीं होता, अच्छा, तो लोगों के पास 3 तरीके की रिसिप्ट हो सकती है। पहली वो रिसिप्ट जो कि उसे अलाउ किया जाता है अंडर सम स्टैट्यूटरी, हम कह सकते हैं कि पावर, कि साहब आप लोगों से वो पैसा चार्ज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एसएससी ये वाला पैसा लोगों से चार्ज करता है, अगर एसएससी वो पैसा लोगों से चार्ज करता है जो स्टैट्यूट एसएससी को अलाउ करता है चार्ज करने के लिए, जैसे अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर लोगों से मैप को पास करने की फीस चार्ज करती है, तो साहब वो उसको एक्ट अलाउ करता है कि अगर आपको लोगों का मैप अप्रूव करना है, लेट से कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है और कहता है कि साहब मैं ना 100 स्क्वायर यार्ड, अगर मान लीजिए कि मैं 100 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाना चाहता हूं, मेरा ये मैप है, आप इसे कृपया अप्रूव क्या नाम है कि मतलब कर दें, तो एक्ट उनको कहता है, इनका जो एक्ट है वो उनको कहता है कि यार आप इनसे ना 5,000 रुपए एज अ फीस चार्ज करें। कोई और पर्सन आता है कहता है कि मुझे ना 500 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाना है, तो एक्ट कहता है कि आप इससे 25,000 रुपए की फीस चार्ज करें। तो ये जो अहमदाबाद मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो पैसा लोगों से चार्ज कर रही है, तो सर जी ये इनका लॉ कहता है एक्ट के तहत चार्ज कर रहे हैं। तो आपने जो पैसा लोगों से एक्ट के तहत चार्ज किया, ये बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये प्रोवाइजर टू सेक्शन 215 में क्वालिफाई नहीं करेगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? प्रोवाइजर टू सेक्शन 215 क्या कहता है कि आपके बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी से जो आने वाली जो मतलब रिसिप्ट है, या आपके टोटल रिसिप्ट की मैक्सिमम 20% होनी चाहिए। बट साहब ये जो लीगली जो आपको पैसा चार्ज करना अलाउड है, वो इस 20% के थ्रेशोल्ड में काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक बात है, क्योंकि आप जो है वो एक लीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लोगों से फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा,
अगर आप लोगों से कुछ ऐसा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो कि आपको आपका लॉ लीगली तो अलाउ नहीं करता, बट सर जी वहां पे आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पे आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पे आपका इंटेंशन क्या है, लोगों को सर्विसेज देना। बट सर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि उनका इंटेंशन क्या है? तो वो हमें ऐसे पता चलेगा कि वो अपने कॉस्ट का बहुत ही नॉमिनल मार्कअप रखते हैं, बहुत ही नॉमिनल मार्कअप रखते हैं। अब साहब ये बहुत ही मतलब नॉमिनल का मतलब डेफिनेशन क्या है ये तो कोर्ट ने नहीं बताया, बट कोर्ट ने क्या कह दिया कि इनका मार्कअप इतना है कि इसको देख के आपको ये लगेगा कि यार मार्कअप प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो ये जो इनकम होगी ये भी बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी में फॉल नहीं करेगी, मतलब ये मींस ये भी प्रोवाइजर टू सेक्शन 215 में नहीं आएगी। तो सर सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर की जाएगी जहां पे आप सही में प्रॉफिट कमा रहे हैं, मींस आप कॉस्ट के साथ एक हाई मार्कअप रख रहे हैं, वही आपकी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो आपकी इनकम है यही आपकी बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी में आएगी। और अकॉर्डिंगली जो है डियर आप जो है अकॉर्डिंगली इसमें हम मतलब 20% का थ्रेशोल्ड जो है वो हम चेक करेंगे। सवाल बनता है कि असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा? तो असेसिंग ऑफिसर को ईयरली असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेक, जहां पे कोर्ट ने कहा कि यार असेसिंग ऑफिसर तुम ईयरली जो है ना वो असेसी के बुक्स को स्क्रूटनाइज करना और उससे मतलब पता लगाना कि असेसी जो है वो लोगों से जो पैसे वगैरह चार्ज कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। अगर असेसी जो लोगों से पैसे वगैरह चार्ज कर रहा है उसको उसका एक्ट अलाउ करता है वो पैसे चार्ज करना, फीस चार्ज करना, तो उसको जो है तुम 20% के थ्रेशोल्ड में लेकर मत आना। दूसरा, असेसी अगर लोगों से फीस चार्ज कर रहा है, अगर कोई पैसे चार्ज कर रहा है, वो अपने कॉस्ट का बहुत ही थोड़ा सा उसमें उसने अगर मान लीजिए कि मार्कअप ऐड किया, इसका मतलब असेसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है साहब, असेसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ये भी आपके 20% थ्रेशोल्ड में नहीं आएगा। हाँ, अगर असेसी अच्छा खासा मार्कअप अगर चार्ज कर रहा है वो आपका जो है साहब वो आपके, तो इसको हम मानेंगे कि असेसी क्या कर रहा है, बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी, और अकॉर्डिंगली ये 20% के थ्रेशोल्ड में काउंट हो जाएगा। और अगर इस एक्टिविटी से, अगर इस वाली एक्टिविटी से जो अगर आपकी आती है रिसिप्ट वो अगर आपके टोटल रिसिप्ट की 20% से ज्यादा है तो फिर आप जो है वो चैरिटेबल पर्पस में नहीं माने जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन 11 और 12 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहमदाबाद इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में दी थी। अच्छा।